बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज की जो मेरी तकरीर है या स्पीच है, वो अभी हाल ही में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 27वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को अपनी पार्लियामेंट से यानी संसद से पारित कर दिया है और 13 नवंबर 2025 को वहां के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी साहब ने उस बिल को एक्ट के रूप में यानी अधिनियम के रूप में, एक तरीके से बोले तो कानून के रूप में पारित कर दिया है। अब यह बिल कानून बन चुका है और इसमें 3 मेजर प्रावधान किए गए हैं। उसके बारे में मैं बताऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि एक तरीके से इस बिल के पारित होने से वहां के सेना को अधिक ताकत पहले से भी ज्यादा ताकत मिल चुकी है, जिससे कि भारत के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। तो चलिए हम लोग अपने इस टॉपिक के बाद में बात करते हैं और आपसे मैं गुजारिश करूंगा मेरे इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया है उसमें 3 मेजर प्रावधान किए गए हैं। उसमें जो पहला प्रावधान है वो सीडीएफ का है, यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। इससे पहले ये जो पद था वो हर 3-3 साल के अंतराल पर कभी आर्मी को चला जाता था, कभी चला जाता था नेवी को, कभी एयरफोर्स को चला जाता था। और जो सीडीएफ था, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, वो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अकॉर्डिंग काम करता था, उसकी सलाह पे काम करता था। लेकिन अब जो नया प्रावधान किया गया है उसमें सीडीएफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को का जो पद है वो 5 साल तक का रहेगा और साथ ही साथ यह अब आर्मी नेवी को अब नहीं दिया जाएगा। अब इस पे एकल अधिकार किसका होगा? मतलब कि सिर्फ आर्मी वालों का यानी थल सेना वालों का ही इस पर अधिकार होगा। यानी एक तरीके से नौसेना, पानी वाली नौसेना का कोई भी बंदा नहीं बन सकता और एयरफोर्स का नहीं, वायुसेना का कोई बंदा नहीं बन सकता। सिर्फ थल सेना यानी आर्मी यानी एक तरीके से मिलिट्री वाले जो थल सेना, वही सीडीएफ बन सकता है। अब जो फाइनल मैंने बताया, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अकॉर्डिंग अभी तक सीडीएफ काम करता था, लेकिन अब वो इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। वो सीडीएफ सिर्फ अपनी मर्जी के हिसाब से मन मुताबिक कार्य करेगा। और इस पद पर पहला जो बैठने वाला व्यक्ति है, जिसने इस पद को इसके पहले भी और लोग बैठे हैं, लेकिन इस पद को जो इतना मजबूत किया गया और इस मजबूत किए गए पद पर जो पहला व्यक्ति बैठेगा वो आसिफ मुनीर बैठेगा। आसिफ मुनीर ने ही इस बिल को एक तरीके से संसद से पारित करवाया है। और साथ ही साथ इसने अपने आप को फील्ड मार्क 5 स्टार था, और जो भी 5 स्टार था और इसने 5 स्टार के साथ अपने आप को फील्ड मार्शल की उपाधि भी दिलवाई है। उपाधि भी दिलवाई है और साथ ही साथ उसने ये कहा है कि जितने भी 5 स्टार के अधिकारी हुए हैं उन्हें उनके कार्यकाल के दौरान और कार्यकाल के बाद भी यानी आजीवन उनके पर कोई भी कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो सकती। जिसके पास ये 5 स्टार रहेगा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इस पद के सीडीएफ का पद जो मजबूत हुआ है, इस पद के मजबूत होने से आसिफ मुनीर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और दूसरा जो प्रावधान है वो जो दूसरा प्रावधान है वो है वहां का सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया। अभी तक सुप्रीम कोर्ट वहां की क्या थी? स्वतंत्र थी। जैसे कि आसिफ मुनीर जो मिलिट्री का जो अध्यक्ष था, जो प्रमुख था, आसिफ मुनीर ने क्या किया था? इमरान खान को जेल में बंद कर दिया था। कई सारे मुकदमे उसके ऊपर थोपवा दिए थे इमरान खान पर, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब। तो वहां की न्यायपालिका ने स्वतंत्र रूप से बिना डरे निष्पक्ष फैसला दिया था। कई मामले में उन्हें बेल दिया इमरान खान साहब को। लेकिन अब उसने ये सब देखा कि सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, मेरे लिए अच्छी बात नहीं। तो उसने वहां की न्यायपालिका को कमजोर करने के लिए एक नया कोड बना रहा है, नया न्यायपालिका फेडरल, उसका नाम है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड। अब यानी एफसीसी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का काम क्या है? वो संविधान से रिलेटेड, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड मामला देखेगा। और जो वहां की सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ सिविल और क्रिमिनल मैटर ही देखेगी। और साथ ही साथ
साथ ही साथ क्या जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एफसीसी के मातहत काम करेगा। और एफसीसी में उसने क्या किया है, एफसीसी के जो जजों का नियुक्ति होगा वो कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति के द्वारा एक तरीके से सीडीएफ के सलाह अकॉर्डिंग होगा, सीडीएफ के सलाह के अनुसार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के सलाह के अनुसार होगा। एक तरीके से आसिफ मुनीर जिसको चाहेगा उसको जज बनाएगा। तो वो फैसला भी उसी के मुताबिक आएगा। मतलब उसने पूरी तरीके से अपने आप को कानूनी दायरा से पूरी तरीके से बाहर कर दिया है। ऐसे भी जैसा कि मैंने बताया, सीडीएफ जो अधिकारी है या मतलब 5 स्टार अधिकारी है उसे जीवन उसे पूरी लाइफ टाइम कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। और साथ ही साथ उसने एफसीसी का जो गठन किया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, उसमें भी अपना बंदा नियुक्त करेगा, तो ऐसे भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो अब तीसरा जो वहाँ के पार्लियामेंट में जो मेजर संशोधन किए थे वो है नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। अभी नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के तहत क्या होता था, जितने भी न्यूक्लियर वेपन है, परमाणु हथियार है या मिसाइल्स है, ड्रोन है, जो भी हथियार से रिलेटेड मसला था उस पर डिसीजन लेने का काम आम या कौन करती थी, वहाँ की सिविलियंस लीडर्स करते थे। एक पैनल था वो सिविलियन लीडर्स का, वो डिसीजन लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे डिसीजन सिविलियंस लीडर्स नहीं लेंगे, अब यहाँ पे भी डिसीजन कौन लेगा, ये सीडीएफ लेगा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस लेगा, यानी आसिफ मुनीर लेगा। तो आसिफ मुनीर लेगा, यानी इसको अगर लगेगा कि हमें किस देश पे मिसाइल छोड़ना है, ड्रोन छोड़ना है, एटम बम, परमाणु हथियार, न्यूक्लियर वेपन छोड़ना है, वो अपने मर्जी से ये सारे काम कर सकता है। तो अब दूसरी बात की, जब तक ये चीजें, ये पावर मतलब एक तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट के हाथ में थी, तो ये था कि गवर्नमेंट जल्दी पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट है, क्योंकि उसे 5 साल के बाद जनता के बीच में जाना है चुनाव लेने के लिए, तो जनता ये नहीं चाहती कि हमारा देश युद्ध में लिप्त हो, जिससे कि देश का हानि हो, नुकसान हो, जान माल की हानि हो, जान की हानि हो या माल की हानि, आर्थिक रूप से हानि हो, ये या शारीरिक हानि, जान की हानि हो, ये नहीं चाहता कोई भी देश। तो क्योंकि कोई भी देश के नागरिक नहीं चाहते, तो जो सरकार होती है वो आमतौर पर ये नहीं चाहती, वो विकास पे थोड़ा ध्यान देती है, चाहे कोई अधिक देता है, जो कोई कम देता है, लेकिन अल्टीमेटली विकास पे उनका ध्यान होता है। लेकिन और क्योंकि वो जनता के प्रति जवाब देते होते हैं, अगर नहीं काम करेंगे तो 5 साल के बाद दूसरों को मौका दिया जाता है। लेकिन जब ये मिलिट्री के हाथ में पावर चला गया तो वो तो इलेक्ट होगी नहीं, जनता के बीच में जाएगी नहीं, तो मनमाना कार्य करेगी, वो किसी से भी युद्ध कर सकती है अपने फायदे के अनुसार। तो आपने देखा होगा भी कि चाहे 1947 इसका जो वार हुआ हो, चाहे 1965 का वार हुआ हो, चाहे 1971 का, 99 का वार हुआ हो, चाहे पहलगाम अटैक, सबके पीछे वहां की सेना से ज्यादा वहां की सरकार से ज्यादा किसका हाथ था? वहां की सेना का ही हाथ था। अब अभी तक पर्दे के पीछे से थी सेना, अब पर्दे के आगे आ चुकी है सेना। अब वो अपने किसी से वो पूछने भी नहीं जाएगी, सीधा डायरेक्ट हमला करेगी। और इसको जो सपोर्ट मिला आसिफ मुनीर को, वो बेसिकली सपोर्ट मिला, वहां की जनता चाहे तो विद्रोह करती, बल्कि कोई इस बिल के पास होने के कुछ वहां की विपक्षी पार्टियां ने इसका विरोध किया और कुछ आवाम लोगों ने भी विरोध, लेकिन उतना खुले अंदाज में विरोध नहीं किया जैसा कि नेपाल में हुआ तख्ता पलट, जेनजी वालों ने किया था, तख्ता पलट हो गई, या बांग्लादेश में शेख हसीना की 2024 में तख्ता पलटी हो, या नेपाल में 2025 में, या म्यांमार में 2023 में पलटी हो, श्रीलंका में 2022 में तख्ता पलट हुआ हो। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं सेना के प्रति लोगों ने बगावत किया? ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे यहाँ अप्रैल मई 2025 में क्या हुआ था, पहलगाम अटैक अप्रैल में हुआ था, 26 भारतीय नागरिक मारे गए थे। फिर भारत ने भी मई में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, और भारत ने वहाँ के कई सारे आतंकवादी कैंप को तहस नहस किया। तो उन्होंने कहा नहीं, आतंकवादियों को उन्होंने तहस नहस नहीं, हमारे आर्म सिविलियंस को उन्होंने मारा है। तो और वहां की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का यहाँ का जवाब दिया, उनसे लड़ी, भारतीय सेना से लड़ी, फिर अंततः युद्ध विराम हुआ। तो वहां का जो आसिफ मुनीर ने क्या कहा था, उसने ये बोला था स्टेटमेंट, देखिए आपको किसने बताया यहाँ की सरकार कमजोर है, आपको पाकिस्तान की आवाम को हमने बचाया, मिलिट्री ने बचाया। ऐसा स्टेटमेंट दिया, एक तरीके से उसने जनता का संवेदना अपने प्रति ले लिया, इसी वजह से जनता खुलकर विरोध नहीं की। और दूसरी बात, आप इससे पहले भी देख सकते होंगे, मार्च के महीने में जो जाफर
ट्रेन जाफर एक्सप्रेस ट्रेन थी, उसका बलूचियों ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, जो वहाँ की मतलब कि एक तरीके से अलगाववादी संगठन है, बलूचिस्तान को अलग देश बनाना चाहती है, पाकिस्तान का ही एक हिस्सा है, राज्य है। तो वहाँ वो लोग अलग देश की मांग करते हैं, तो उन्होंने ट्रेन को हाईजैक कर दिया था, जाफर ट्रेन को। तो वहाँ उसको किसने छुड़ाया था? पाकिस्तान की मिलिट्री ने। फिर वहाँ पे भी स्टेटमेंट दिया था आसिफ मुनीर ने, मतलब ट्रेन को हाईजैक से किसने, सरकार ने नहीं, मिलिट्री ने छुड़ाया था। तो इसी वजह से वहाँ की आवाम ने मिलिट्री के बारे में बहुत ज्यादा विद्रोह नहीं किया, बहुत मतलब खुलकर नहीं बोला, और विद्रोह नहीं हुआ, तख्ता लपलट नहीं हुआ। और एक तरीके से अब जो पावर है पूरी तरीके से ट्रांसफर मिलिट्री के हाथ में चली गई, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी आसिफ मुनीर के हाथ में चली गई। और दूसरी बात की उस पर आजीवन कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती, और जितने भी 5 स्टार रैंक के अधिकारी रहेंगे अधिकारी, उस पर आजीवन कोई कार्रवाई नहीं होगी, आजीवन कोई कार्रवाई नहीं होगी। और और इस वीडियो में मुझे लगता है कि यहीं तक जो जरूरी था, जो आप लोगों को तक मुझे ये इन्फॉर्मेशन देना, कि मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचाऊं हूं, क्योंकि अगर जब तक कि हमारा पड़ोस अगर शांत नहीं रहेगा, वहां पर स्थिरता नहीं रहेगा, अस्थिरता रहेगी, अशांति रहेगी, तो स्वाभाविक से हमारा पड़ोस है, तो जो हमारे तरफ भी तो अशांति फिर पैदा हो सकती है। और दूसरी बात की वो हमारा दुश्मन भी है, तो जब मिलिट्री के हाथ में पावर चली गई, तो देखिए आगे फिर क्या क्या वो कर सकते, मंसूबे करते हैं, क्या चाल चलते हैं, हमें इनसे सतर्क रहना होगा, होगा। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करूंगा मेरे इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।